हिंद कैसे हैं आप सब। तो साइप्रस और भारत ने जो है एक समझौता एग्रीमेंट किया हुआ है। जान ही रहे हैं। साइप्रस के विदेश मंत्री लोआनिस जो काशोउलिडेस हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ बहुत सारे मुद्दों पर जो है बातचीत की है। और इसके अतिरिक्त जो है 3 की एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, जिसमें डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मुद्दों पर। तो भारत ने साइप्रस संग एक समझौता किया है। इससे जो है पाकिस्तान के जो दोस्त हैं तुर्की, उनको जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जवाब भारत की ओर से माना जा रहा है। देखिए, जो तुर्की है ना, वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा अपने डिफेंस डील बढ़ा रहा था। इसके अतिरिक्त जो है उसने पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार और विशेष रूप से टर्किश बैरक्टार ड्रोन और अन्य प्रकार के ड्रोन भी दिए हुए हैं। और साथ में पीओके के मुद्दे पर वो हमेशा भारत का विरोध करता है और ये कहता है कि कश्मीर के मुद्दे पर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य मध्यस्थता करने को तैयार है। तो इससे जो भारत सरकार पहले से ही उसे कई बार चेता चुकी है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था। तो इसी को देखते हुए भारत ने इस बारे में निर्णय लिया कि भविष्य में तुर्की जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ही पाकिस्तान का समर्थन करेगा। और चूंकि अभी हाल ही में पीओके की एक स्टेटमेंट पे ऐसा उसकी ओर से बयान आया था कि जो है तुर्की अपने कुछ सोल्जर्स को पाकिस्तान में तैनात कर सकता है। ऐसे चूंकि वो नाटो का मेंबर है, तो डायरेक्टली अपने सोल्जर्स तो वहाँ पे भेज नहीं सकता पाकिस्तान में। तो वह गुपचुप तरीके से ही अपने कुछ सोल्जर्स को भेजेगा। तो इन सभी जो खतरे थे, इनको देखते हुए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया। वह उसने जो है साइप्रस के साथ जो है अपनी डिफेंस डील की। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो माइग्रेशन और मूवमेंट जैसे मुद्दे हैं, उन पर भी साइप्रस के साथ बातचीत की। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वहाँ पे इस सहायता करेगा साइप्रस की। इसके अतिरिक्त आप देखिए, ये साइप्रस का मैप है। ये जो रेड वाला एरिया है, ये 1974 में तुर्की के द्वारा कब्जाया गया था साइप्रस का। और ये जो ब्लू वाला एरिया नीचे है, जो डार्क ब्लू है, वो यूनाइटेड किंगडम का बेस है। वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की मिलिट्री तैनात रहती है। और बीच में जो लाइट इंडिगो कलर का एरिया है, वो यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेशन का बफर जोन है, जो तुर्की और साइप्रस के मध्य कोई भी युद्ध ना हो, इसके लिए जो है बनाया गया है। और आप देख रहे हैं मध्य में निकोशिया है, जहाँ जहाँ पर एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री वो इस समय पहुंचे हुए हैं। तो दोनों नेताओं ने रक्षा और समझौते पर एक समझौता ज्ञापन के समय जो है 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, इस समय जो है भारत और साइप्रस के जो कूटनीतिक संबंध हैं, उनके तकरीबन 60 साल पूरे हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है आवर्जन और गतिशीलता पर आशय पत्र के साथ ही साइप्रस के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने जैसे समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए साइप्रस के द्वारा। दोनों नेताओं ने विश्व शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर भी अपने विचार साझा किए हैं। जी हाँ, इसके अतिरिक्त जो साइप्रस ने ये भी कहा कि वो जो है भारत को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए जो है भारत का समर्थन करेगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मुद्दों पर भी बातचीत हुई दोनों विदेश मंत्रियों के मध्य में। तो आप देखिए, ये जो साइप्रस का मैप है, इसमें 77% ग्रीक है। ग्रीक का पॉपुलेशन और 18% टर्की का है। इसके अतिरिक्त आप ग्रीक, टर्की और साइप्रस के तीनों के मैप देख सकते हैं यहाँ। देखिए, टर्की का जो उसके आसपास के जितने देश हैं ना, उन सभी के साथ लगभग विवाद है। और एजियन सी जो टर्की और ग्रीस के मध्य में है, वहाँ पर ग्रीस के साथ विवाद है। इसके अतिरिक्त साइप्रस के साथ भी विवाद है। तो भारत और साइप्रस जो है इन दिनों काफ़ी जो है एक दूसरे का सहयोग करने के उत्सुक हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो यूनाइटेड नेशन की ओर से भारत की बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, वो साइप्रस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तकरीबन 2 लाख से अधिक भारतीय सुरक्षाकर्मी वहाँ पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दुनिया भर में स्थापित 71 में से 49 यूनाइटेड नेशन पीस मिशंस में 2 लाख से अधिक भारतीय सुरक्षाकर्मी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जी हाँ, इसी बात पर जो है एस जयशंकर जी अभी जो है 31 दिसंबर को ही उन्होंने बताया था कि ट्विटर पर एक अपनी यात्रा का जो है वो तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि लरनाका में वह सड़क देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगा, जिसका नाम जनरल ए थिमैया के नाम पर रखा गया था। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के लिए सेवाएं दे रहे भारतीय शांति रक्षकों की दुनिया भर में सराहना होती है। जनरल थिमैया ने 1965 में अपने निधन तक जो है साइप्रस में सेवाएं दी थी। तुर्की के आक्रमण के दौरान नागरिकों की सुरक्षा, विदेशी राजनयिकों को बचाकर लाने और निकोशिया में हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए जनरल चंद्र के अथक प्रयासों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो साइप्रस के विदेश मंत्री थे, उन्होंने बताया कि साइप्रस एक बहुत ही भाग्यशाली देश है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 3 भारतीय कमांडरों, जनरल ज्ञानी, जनरल कोंडेटर सुबैया थिमैया और जनरल दीवान प्रेमचंद ने अपनी सेवाएं प्रदान की। आपको बता दें कि जो जनरल थिमैया थे, ये कोरिया में, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के मध्य जो विवाद चल रहा था, तो उस समय भी वहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन की पीस मिशन थी, उसमें गए थे। उसके बाद उनकी डायरेक्ट एंट्री जो है यहाँ पे करा दी जाती है, मतलब वहाँ से उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है। तो तुर्की का अवैध कब्जा है साइप्रस के नादन क्षेत्र में। तो आक्रमण के दौरान जो है 1974 में आक्रमण के दौरान तुर्की ने फामागुस्ता शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। वह तब से साइप्रस गणराज्य के तकरीबन 36% क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा था। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति जो तैयब एर्दोगन है, वो बार बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में के सत्रों में अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दे का हमेशा जिक्र करते हैं। भारत ने पहले भी उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह अस्वीकार बताते हुए कहा था कि तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। तो इसी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि जो भारत के बार बार चेताने पर भी जो एर्दोगन है, वो
अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे थे, तो भारत सरकार ने भी ऐसा ये कुछ किया, किससे जो है टर्की है ना, उसकी स्थिति खराब होने वाली है। देखिए, भारत ने जो है ग्रीस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अपने संबंध मधुर किए हुए हैं, वहीं पर साइप्रस के साथ भी वो अपने संबंध काफ़ी ज़्यादा सुधार किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन है ना, उन्होंने ग्रीस और साइप्रस को पूर्ण समर्थन देते हुए 2020 में कहा था कि तुर्की इन देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। फ्रांस के रिश्ते तुर्की से खराब हुए हैं, खासकर सीरिया, मतलब खासकर लीबिया को लेकर। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, इजिप्ट के रिश्ते भी तुर्की से खराब हैं, लीबिया के रिश्ते खराब हैं, और यूएई के रिश्ते खराब हैं। तो इन सभी देशों के साथ जो है रिश्ते खराब ही हैं। वहीं पे जो है ईरान के साथ भी इसके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये जो मिड ईस्टर्न मेडिटेरियन वाले देश हैं, ग्रीस एंड टर्की हैव ओवरलैपिंग क्लेम्स इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये जो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर तुर्की का इन सभी देशों के साथ जो विवाद है, साइप्रस पर तो उसने अवैध कब्जा किया ही हुआ है। आपको बता दें, ग्रीस और टर्की के मध्य में भी एक कानूनी विवाद है, एजियन सी। आप देख रहे हैं टर्की और ग्रीस के मध्य में एजियन सी है। एजियन सी और पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस के कई द्वीप ऐसे हैं जो तुर्की के तट के बिल्कुल पास हैं, और ये दोनों ही देश के बीच जल क्षेत्र को लेकर जटिल विवाद है, और कई बार दोनों देश युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए हैं। यदि ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने जल क्षेत्र को 6 मील से लेकर 12 मील तक बढ़ाता है, तो तुर्की का यह तर्क है कि इससे उसके कई समुद्री रास्ते पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हाल ही में कहा था, तुर्की ऐसे किसी भी प्रयास को सहमत नहीं देगा जो उसके तट तक सीमित कर दे। देखिए, विवाद सिर्फ जल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो ईईजेड होता है, इकोनॉमिक जोन जो होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जैसे कोई भी राष्ट्र, जैसे इंडिया है, इंडिया का जो ईईजेड है ना, वो श्रीलंका तक आता है। कई बार श्रीलंका और भारत के मध्य भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो बहुत सारे देश हैं, जैसे तुर्की और लीबिया का ईईजेड, मिस्र और ग्रीस का ईईजेड, और साइप्रस और लेबनान, मिस्र और इजराइल का ईईजेड, ये सभी जो ईईजेड है, ये सभी विवादित हैं। और अब इस ताज़ा विवाद में महाद्वीपीय जल सीमा भी शामिल है, जो तट से 200 मील दूर तक हो सकती है। ग्रीस का तर्क है कि तुर्की का सर्वे जहाज उसकी महाद्वीपीय जल सीमा का उल्लंघन कर रहा था। ग्रीस का द्वीप जो कास्टेलोरिजी लोरिजो तुर्की के तट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य में हमेशा विवाद रहता है। ग्रीस और साइप्रस को फ्रांस और भारत का पूर्ण समर्थन मिल गया है। और साथ ही में आपको बताने की, भारत सरकार बहुत ही जल्द जो है दोनों के मध्य कोई और भी बड़ा समझौता कर सकती है दोनों देशों के साथ। तो भारत के विदेश मंत्री इन दिनों 3 दिवसीय यात्रा पर थे। तो भारत ने जो ये साइप्रस का मुद्दा उठाया ना, इससे जो है तुर्की की जो दुखती रग थी ना, उसे बहुत तकलीफ होगी। आप सोचेंगे क्यों? देखिए, बयानबाजी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे स्थान पर बयानबाजी कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। दूसरी बात, आपको किसी भी राष्ट्र का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, वो आपसे कमज़ोर है या शक्तिशाली हो। मुझे तो नहीं लगता कि भारत एशिया में किसी भी राष्ट्र से कमज़ोर होगा। यहाँ तक कि मैं चाइना से भी भारत को कमज़ोर नहीं मानता, किसी भी कीमत पर नहीं मानता, वो चाहे युद्ध स्तर से हो या टेक्नोलॉजी में। हाँ, कुछ चीज़ों में हम पीछे हैं, तो कुछ चीज़ों में वो भी पीछे हैं। तो इस समय जो कोई भी मामला हो, मुद्दा हो, वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में होना चाहिए, ना कि युद्ध और जैसी प्रक्रियाओं के क्षेत्र में। तो दोनों मंत्रियों ने अपने पास पड़ोस, भारत प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया और भारत यूरोपीय संघ संबंधों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त बता दें कि 19 अब साइप्रस और साम्राज्य और नए ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की है, क्योंकि तुर्की अपने आप को पूर्व का खलीफा मानता है हमेशा, तो वो चाहता है कि पुनः जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका निर्माण हो। ऐसे में राष्ट्रपति एर्दोगन भी भौगोलिक इलाकों का निश्चित रूप से विस्तार करने के प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़े बहुत कार्य किए भी हुए हैं। तुर्की का रणनीतिक रूप जो है वो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही कट्टर धर्मनिरपेक्ष राज्य के पतन का था, जो अब एक इस्लामिक स्वरूप में बदल गया है। तो तुर्की अब जो अपने आप को दुनिया का खलीफा कहता है। सभी इस्लामिक कंट्री उसे खलीफा के रूप में स्वीकार करें, जैसे कि अबू बकर अल बगदादी, जो आईएसआईएस का चीफ था, वो अपने को खलीफा कहता था, खलीफा घोषित कर दिया था। तो वैसे ही ये एर्दोगन साहब हैं, ये भी चाहते हैं। फिलहाल कौन से खलीफा ये होंगे, ये तो मुझे नहीं पता। वहीं पर सत्तारूढ़ एकेपी पार्टी ने तुर्की की बढ़ती अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल कर क्षेत्रीय वर्चस्व बढ़ाने की भी कोशिश की। हाल के दिनों में तुर्की की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाई हुई है, लेकिन एर्दोगन पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। वहीं पर सरकार का जो ब्लू होमलैंड सिद्धांत स्पष्ट रूप से तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी समुद्री भूमिका की परिकल्पना करता है। अब आपको साइप्रस के बारे में बता दें कि साइप्रस और तुर्की के मध्य, देखिए, ग्रीस और तुर्की के बीच एक विवाद था। इसके अतिरिक्त जो है साइप्रस ने, मतलब तुर्की ने साइप्रस पर अटैक करके नार्दर्न हिस्से को उसके अपने कब्जे में ले लिया। तो 1974 में ग्रीक समर्थित सैन्य तख्तापलट के जवाब में तुर्की के लड़ाकों ने इस द्वीप पर हमला किया था, और बाद में टर्किश रिपब्लिक ऑफ नार्दर्न साइप्रस की एक तरफा घोषणा कर दी थी, जो कि साइप्रस का नार्दर्न प्रांत है। और आपको बता दें कि जो साइप्रस है उसे ग्रीस का प्रबल समर्थन प्राप्त है, उस समय प्राप्त था, और इस समय तो उसे भारत, फ्रांस जैसे देशों का भी समर्थन प्राप्त है। आधुनिक तुर्की राज्य की स्थापना से पहले यूनानियों और तुर्कों के बीच दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसी उम्मीद थी कि तुर्की जब यूरोपीय संघ की सदस्यता के करीब आएगा, तब साइप्रस मुद्दे का जो है समाधान हो सकता है, लेकिन वो संभव नहीं है। लेकिन अब तुर्की के यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है, और ऊर्जा पर तनाव ने एक बहुत पुराने विवादों को नया मोड़ दे दिया है। जो प्राकृतिक संसाधन थे और समुद्र में जो स्थिति बहुत सारे संसाधन होते हैं, उन्हीं को लेकर ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी पर जो है फ्रांस ने उसी समय तुरंत जो है साइप्रस और ग्रीस की सुरक्षा सहायता के लिए जो अपने राफेल विमान और
राफेल फाइटर जेट और कुछ जो है मतलब समुद्री वेसल्स भी भेजे थे, मतलब कुछ सहयोग वाली जो युद्धपोत थे उसे भेज दिया था, और साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास भी किया था। इससे जो तुर्की पर एक दबाव, काफ़ी अच्छा खासा दबाव बढ़ गया था। तो फिलहाल ये 2020 का मामला था, लेकिन ये नया मामला ये है कि भारत ने जो है साइप्रस को अपना समर्थन दिया और उसके साथ डिफेंस डील की है। इससे जो है तुर्की को काफ़ी ज़्यादा, मतलब तुर्की एकदम छटपटा के रह गया होगा। फिर भी उसे छटपटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने जो कश्मीर का राग छोड़ा नहीं था, और भारत सरकार किसी भी प्रकार से कश्मीर और पीओके को भारत में का एक अभिन्न अंग बनाना चाहती है। कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है ही, हम पीओके है उसको भी अपना अभिन्न अंग बना लेंगे। तो भारत सरकार को ऐसा डर था कि हो सकता है कि उसके जो तुर्किश टर्किश लड़ाके जो है गुपचुप तरीके से जो है पाकिस्तानी सेना की सहायता करने आए, इसलिए भारत ने उसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया। और अब जो है तुर्की दो तरह के तनाव में रहेगा, एक तो वो साइप्रस में इन मुद्दों का समाधान करेगा, या वो पाकिस्तान की सहायता करने के लिए पीओके में आएगा। फिर भी देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन भारत ने एक बहुत ही अच्छा कूटनीतिक चाल चला है।